नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टीजीटी पीजीटी के इस बैच में। मैं गौरव नारायण उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ भूगोल का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। इस बैच में पूरे संस्थान की ओर से यही कोशिश की जाएगी आपके लिए कि आप बेहतर से बेहतर कर पाएँ और आपके साथ ही साथ हम भी बहुत बेहतर कर पाएँ, है ना। क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। एक यह परीक्षा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी, मैंने पहले भी बताया है, आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं से कम नहीं है। अब इसमें प्रोफेसर बनाए जाते हैं, डिग्री कॉलेज के मास्टर, इंटर कॉलेज के मास्टर बनाए जाते हैं और ये वैकेंसी एक सम्मानजनक वैकेंसी होती है, ठीक ना। मैं इसकी तुलना आईएएस पीसीएस से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अगर आप सिलेबस को देखेंगे, अगर आप इसके सिलेबस को देखेंगे और साथ ही साथ उसकी गहराई को देखेंगे कि कहाँ तक, किस सीमा तक इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप यकीन मानेंगे कि वास्तव में सर यह पीसीएस से भी हार्ड परीक्षा है। संस्थान में आप देखते हैं कि हम ही लोग पीसीएस का बैच भी पढ़ाते हैं, हम ही लोग अन्य बैच पढ़ाते हैं, तो इस बात का हमें भली भांति ज्ञान है कि किस बैच में किस गहराई तक हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ आपसे। हम लोगों ने अगर बात करें ज्योग्राफी टीजीटी पीजीटी की, तो मैंने आपका क्लाइमेटोलॉजी वाला पोर्शन स्टार्ट किया है, जिसको हिंदी में जलवायु विज्ञान कहते हैं। हिंदी में किस नाम से जानते हैं? हिंदी में इसे नाम दिया जाता है जलवायु विज्ञान और क्लाइमेटोलॉजी, ठीक ना। और इस जलवायु विज्ञान में सबसे पहले इस जलवायु में जो परिवर्तन होता है या जलवायु को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले अगर कारक की बात करते हैं, तो जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक तापमान है, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। वायुमंडल में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं या घटित होने वाली हैं, यह सभी डिपेंड करती हैं तापमान पर। पिछले लेक्चरों में अगर हम बात करें, एपिसोड 1 जो हमने पब्लिक किया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि तापमान आखिर है क्या, और लेक्चर 2 में हमने आपको समझाया था कि जो तापमान है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। और यहीं पर हमने LWR जो होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन, और साथ ही साथ में शॉर्ट वेव रेडिएशन SWR, इनके बारे में भी हमने आपसे बात की थी। इनके बारे में भी हमने आपसे बात की थी कि जब कोई गर्म वस्तु से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो अब वो हमें शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में होती है, और ठंडी वस्तु से जब ऊष्मा का या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो वो किस रूप में होता है? वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में होता है ना। लॉन्ग वेव रेडिएशन, और रेडिएशन को अगर हम हिंदी कन्वर्ट करें तो विकिरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकिरण कहा जाता है। और तीसरे टॉपिक में हमने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी, जिसके द्वारा वायुमंडल के ठंडे या वायुमंडल के गर्म होने की संकल्पनाएं जिसमें समाहित थी, चाहे वो अभिवाहन की प्रक्रिया हो, संचालन हो, ठीक ना, चालन हो, संचालन हो, ठीक ना, ये सारी प्रक्रिया हमने देखी थी। और आज चौथा चैप्टर है आपका, और ये चौथा जो एपिसोड है इसका नाम है सूर्यतप एवं ऊष्मा बजट। सूर्यतप एवं ऊष्मा बजट। अगर हम सूर्यतप की बात करते हैं पहले, तो आप सूर्यतप मैं आपको थोड़ा और चीजें समझाता हूं। एक कारण शब्द होता है और एक प्रभाव होता है। कारण रीजन बोलते हैं इंग्लिश में, प्रभाव को इफेक्ट बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कारण की प्रक्रिया प्रोसेस पहले होता है या प्रभाव की प्रक्रिया पहले होती है, तो इसमें पहले कौन सी प्रक्रिया होती है? कारण। और कारण के द्वारा ही क्या समझ में आता है? प्रभाव समझ में आता है। मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, इसी कारण से आपने मेरे बैच में क्या लिया? एडमिशन लिया। तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, पढ़ाने के कारण आपने एडमिशन लिया, और उसका आपके ऊपर एक प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव कब पड़ेगा? जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे। प्रभाव कब पड़ेगा? जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक ना। तो पहले कारण, उसके बाद प्रभाव। ये चीजें आपको याद रखनी है। कथन कारण वाले क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। सूर्यतप की अगर बात कही जाए तो सूर्यतप कारण है, और इसी कारण का जो प्रभाव हमें समझ में आता है वो है तापमान। क्योंकि अगर ब्रह्मांड में अगर हम बात करते हैं, तो ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा स्रोत जहां से हमें ऊर्जा या ऊष्मा की प्राप्ति होती है, और ऊर्जा या ऊष्मा क्या है? एक प्रकार का तापमान है, एनर्जी है। हमने बात पहले भी समझाई है। तापमान को आप डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, या केल्विन में मापते हैं, यही है ना।
अब इन्हीं के द्वारा हमने ऊर्जा की इकाई बना दी, ऊर्जा की इकाई बना दी। ऊर्जा की इकाई जूल हो गई आपकी, कार्य की इकाई भी होती है जूल। ऊर्जा कैलोरी हो गई, ऊर्जा की कैलोरी, है ना। तो ये सारी चीजें यहीं से तो निकल के आ रही हैं। तो यदि सूर्य तप की बात करें तो सूर्य तप में दो शब्द हैं, एक सूर्य है और दूसरा ताप है, सूर्य तप। तो यहां पर सूर्य का मतलब तो सन है आपका, और ताप का मतलब क्या है, तो ताप का मतलब है तापमान, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाले तापमान को हम सूर्य तप कहते हैं। अच्छे समझिएगा, अभी आपका एग्जाम की डेट नहीं है, फॉर्म भी नहीं है, अभी दशहरे तक आने की संभावना जताई जा रही है। आप जगह जगह से इस बात को पढ़ते होंगे कि दशहरे में वैकेंसी आने की संभावना है, प्रबल संभावना है। अक्टूबर के अंत तक ये वैकेंसी आ जाएगी टीजीटी पीजीटी। तो हम लोग बिल्कुल आराम से चलेंगे, और हमारा फंडा ये रहेगा बैच में, हमारा फंडा ये रहेगा कि हम एक दो टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं घटना चक्र में वो सारे दिए गए हैं। आप उन्हें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं यहां पर आपको कराऊंगा। वो क्वेश्चन भी रहेंगे और कुछ मेरे द्वारा दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन। जो मेरे द्वारा आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको मैं क्लास में सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं उनको आपको दूंगा, और फिर एक दिन बाद या मैं कोई तिथि निर्धारित कर दूंगा, कोई डे निर्धारित कर दूंगा, उस डे में मैं उनका आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो जो पूछे गए हैं प्रश्न उनको हम यहां पर करेंगे, और जो सस्पेक्टेड हैं, जो आने वाले हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद मुझे आपको आंसर सेंड करना है, ठीक है ना। सूर्य तप, सूर्य प्लस ताप, सन होता है सूर्य, और ताप का अर्थ है यहां पर तापमान, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाले तापमान को हम सूर्य तप कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाले तापमान को हम सूर्य तप कहते हैं। अब अच्छे समझिएगा, सूर्य से प्राप्त होने वाले, सूर्य से प्राप्त होने वाले तापमान को क्या कहते हैं, सूर्य से प्राप्त होने वाले तापमान को सूर्य तप कहते हैं। आपको यहां पर एक चीज समझनी है, सूर्य से प्राप्त होने वाले कहां प्राप्त होगा, ये सन है और यहां पर अर्थ, इसी अर्थ पर हम और आप रहते हैं। इसी अर्थ पर हम और आप रहते हैं, और यहां से क्या आ रहा है, यहां से प्रकाश आ रहा है। तो प्रकाश प्राप्त होने वाले, प्रकाश किसको प्रकाश प्राप्त हो रहा है, अर्थ को। तो ये जो सूर्य तप है जो पृथ्वी की ओर आ रहा है, हम इसको एक नाम और दे देते हैं, पृथ्वी की ओर आने वाला प्रकाश या पृथ्वी की ओर आने वाला तापमान बराबर सूर्य तप। पृथ्वी की ओर आने वाला तापमान बराबर क्या, सूर्य तप। अब देखिएगा यहां पर, इस सूर्य तप को इंग्लिश में हम इंसोलेशन कहते हैं, इंसोलेशन शब्द समझिएगा। अगर इंसोलेशन का हम थोड़ा से डिवाइड करें तो इन का मतलब इनकमिंग है, एसओएल का मतलब है सोलर, और एशन का मतलब है रेडिएशन। इनकमिंग का मतलब होता है आने वाला, सोलर का मतलब होता है शोर, और रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण। ये हम आपको समझा चुके हैं कि निर्वात में जब ऊर्जा चलती है तो उससे विकिरण कहते हैं। यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश को ही सूर्य तप कहते हैं। इंग्लिश वर्जन इसका क्या है, इंसोलेशन। हम लोग घबराते हैं किससे, इंग्लिश से। वास्तव में देखा जाए तो इंग्लिश बहुत सिंपल है। इतनी कहानी जो मैंने आपको समझाई कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को सूर्य तप कहते हैं, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं, सूर्य से आने वाले तापमान को सूर्य तप कहते हैं, और बाद में डेफिनेशन निकल के क्या आई, ये प्रकाश कहाँ आ रहा है, पृथ्वी पर आ रहा है। पृथ्वी इस प्रकाश को ग्रहण कर रही है, और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि पृथ्वी जो ये प्रकाश को ग्रहण करती है, ये जो प्रकाश आ रहा है, विकिरण आ रहा है,
ये किस रूप में विकिरण आता है? शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, लघु तरंग विकिरण के रूप में। किसके रूप में आता है? लघु तरंग विकिरण के रूप में। यहीं से आपके टीजीटी 2016 की परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया। टीजीटी 2016 की परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछ लिया गया, सूर्यतप के संबंध में कौन सी बात सत्य नहीं है? सूर्यतप के संबंध में कौन सी बात सत्य नहीं है? यह इनकमिंग सोलर रेडिएशन का एक फॉर्म है। इसकी प्राप्ति पृथ्वी को लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में होती है। ठीक ना, बस दो ही उसमें ऑप्शन थे, तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में नहीं होती है। किस रूप में होती है? शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती है। ठीक ना, किस रूप में होती है? शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती है। आप देखिएगा, जो लोग ऐसे हैं इस बैच में जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो खूब ही अच्छे समझते होंगे कि यहां पर मैं आपको डायग्राम बनाकर ही सारी चीजें समझाऊंगा और आपको साथ ही साथ एक नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहां पर आपको समझने का कार्य करना है और साथ ही साथ आपको कौन सा कार्य करना है? साथ ही साथ आपको डायग्रामों को बनाना है और उन डायग्रामों को आपको कहां सबमिट कर देना है? जो मैं आपको नोट्स भेजूंगा, प्रिंटेड जो मैं आपको नोट्स भेजूंगा, तो उस प्रिंटेड नोट्स को निकलवाइएगा। जहां पर जो चीज लिखी होगी वहीं पर इस पेज, जिस पेज में आपने इसका सिनॉप्सिस, ये जो डायग्राम बनाए हैं, वहीं पर उसको ऐड कर लीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। ठीक ना। तो सूर्यतप की बात करें तो सूर्यतप सूर्य से प्राप्त होने वाली एक ऊर्जा है और इस सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? पृथ्वी को। किसको प्राप्त होती है? पृथ्वी को। और पृथ्वी पर इसी, समझिएगा अच्छे से, पृथ्वी पर इसी सूर्यतप के द्वारा सारी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो रासायनिक घटना हो, चाहे वो आपकी जैविक घटनाएं हो, कोई भी घटना हो, चाहे वो आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो, जो भी घटना घटित होगी वो इसी के द्वारा घटित होगी। किसके द्वारा? सूर्यतप के द्वारा। ठीक ना। अब सूर्यतप के साथ साथ यहां पर एक शब्द और है आपके लिए। सूर्यतप के साथ साथ यहां पर एक शब्द और है और जो शब्द है उस शब्द का नाम है हीट बजट, ऊष्मा बजट। इसको समझना है। और सूर्यतप आया है तो इनकमिंग हो गया। अब अगर कोई प्रकृति का ये नियम है, अगर प्रकृति कुछ चीज आपको देगी तो आपसे कुछ चीज वापस भी लेगी। मानव का जीवन, अगर प्रकृति मानव जीवन देती है तो प्रकृति मानव का जीवन वापस भी लेती है। ये संसार जो है वो नश्वर है ना। यहाँ पर कोई भी चीज स्थिर नहीं है, चाहे वो मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे प्रकाश हो, कुछ भी, चाहे वो जैविक घटक हो, चाहे अजैविक घटक हो, चाहे भौतिक घटक हो, कुछ भी घटक हो, अगर वो प्रकृति के द्वारा दिया गया है तो प्रकृति के द्वारा वापस भी लिया जाएगा। देने को हम इंग्लिश में इनकमिंग बोलते हैं और लौटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आउटगोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकमिंग और आउटगोइंग। अगर हम बात करते हैं ऊष्मा बजट, दो शब्द हैं आपके सामने। एक शब्द है ऊष्मा, जिसको हम इंग्लिश में हीट कहते हैं, और एक शब्द है बजट। बजट ऊष्मा बजट, इसी का एक नाम और है ऊष्मा संतुलन। देखिएगा, ऊष्मा संतुलन। इस जो बजट शब्द है, ये जो बजट शब्द है, आप इस बजट शब्द से बखूबी परिचित हैं। इस बजट शब्द से आप बखूबी परिचित हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसमें इकोनॉमिक्स भी मिलेगा आपको, साइंस भी मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस भी मिलेगा, जीव विज्ञान भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाता है इसमें। आर्थिक भूगोल पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा इकोनॉमी है और बजट आपको पढ़ाया जाता है। आप मान लीजिएगा, मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपके घर से आपको कुछ रुपए भेजा जाता है, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए। तो जैसे ही आपको मंथली जो रुपए भेजा जाता है, उस रुपए का सबसे पहले आपको मान लीजिएगा 10,000 रुपए आता है, आप अपना सबसे पहले बजट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बजट बनाते हैं कि 10,000 रुपये मेरे फादर ने मुझे भेजा, 3,000 मेरा किराया खर्चा है इसमें, 2,000 रुपये मेरा मैस का खर्च है, 500 रुपये का मैं ई टॉप कराऊंगा इसमें से, है ना, 500 रुपये मेरा जो मैं जूस वगैरह पीता हूँ उसका है,
500 रुपए का मेरा दूध हो गया, 1000 रुपए मैं जिम में अपने खर्च करता हूँ, कुछ रुपए आने जाने में भी खर्च हो जाते हैं, कोचिंग जा रहे हैं, किताबें ले रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो आपने बजट बनाया है, आपने अपने लिए बजट बनाया था, कोई बाहरी ऐसा व्यक्ति आ जाता है आपके रूम में, 2-4 दिन रहता है, आपसे पनीर टिक्का बनवाता है, कई सारी चीज बनवाता है, आप कहते हैं मेरा बजट बिगड़ गया। जितना आया था उतना अगर मेरे पास सुरक्षित रहता तो मेरी सारी चीजें हो जाती, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैंने खर्च कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो मेरा संतुलन है, पैसे का संतुलन है, वो संतुलन बिगड़ गया। और जब संतुलन बिगड़ता है तो हम आम भाषा में उसे बोलते हैं कि मेरा बजट खराब हो गया इस माह का। मेरे वो मित्र आए थे, 2-4 दिन मेरे साथ रहे, कहीं पिज्जा, कहीं डोसा, कहीं बर्गर, कहीं चाउमीन, ये सारी चीजें हम लोग ऑर्डर करते रहे स्विगी जोमेटो से, जिस कारण से मेरा बजट फेल हो गया, मेरा बजट खत्म हो गया, मैं हानि में चला गया, मैं घाटे में चला गया। ऐसा है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आप 2-4 दिन अपने किसी मित्र के यहाँ रुकने चले जाएं, 2-4 दिन आप किसी अपने मित्र के यहाँ रुकने चले जाएं, तो आप कुछ सेविंग कर सकते हैं अपने। आप कहेंगे मेरा बजट इस महीने तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके उस दोस्त का बजट बिगड़ गया है। इसलिए बजट बिगड़ेगा या बजट बनेगा तो कहीं ना कहीं हमें संतुलन स्थापित करना होगा, और इसलिए इसका एक नाम और है ऊष्मा संतुलन। देखिएगा यहां पर अगर हम बात करते हैं कि यह सन है और यहां पर ये अर्थ है, यहां पर ये अर्थ है, अगर यहां से कुछ प्रकाश आया, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और एक किस रूप में आता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आता है, तो क्या पृथ्वी इस ऊष्मा को ग्रहण करे रहेगी? नहीं करती है। पृथ्वी अगर ऊष्मा को ग्रहण करती तो एक समय ऐसा हो जाता कि पृथ्वी पर ऊष्मा का बहुत बड़ा भंडार हो जाता। एक समय ऐसा होता कि पृथ्वी पर ऊष्मा का बहुत बड़ा भंडार हो जाता, इसे सूर्य से प्रकाश या सूर्य से ऊर्जा लेने की कोई आवश्यकता ही ना होती। बल्कि होता क्या है कि पृथ्वी सूर्य के द्वारा प्रकाश लेती है, और प्रत्येक वस्तु की एक सीमा होती है, उस सीमा तक ही वह कार्य कर सकता है, उस सीमा तक ही वो जीवित रह सकती है। ये पेन है, कलम है, मान लीजिएगा मैं इस पे 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, मान लीजिएगा मैं इस पर 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, तो 5 न्यूटन के बल लगाने पर यह टूट नहीं रही है। हो सकता है मैं इससे ज्यादा वजन, इससे ज्यादा इस पर बल लगा दूं, फोर्स लगा दूं, एक क्रैक कर जाएगी, टूट जाएगी, एक टूट जाएगी। तो इसकी सहन करने की क्षमता 5 न्यूटन। 5 न्यूटन से ज्यादा मैं 10 न्यूटन का बल लगाऊंगा, टूट जाएगी। हम कहेंगे इसकी जो क्षमता है वो 5 न्यूटन की है। कितनी है? 5 न्यूटन की। एक गिलास है, एक गिलास है, इसमें वाटर है, इस एक गिलास मान लीजिएगा 800 ml का है, इसमें 800 ml पानी बनता है, 800 ml, ठीक ना। तो अगर या आधा केजी पानी इसमें बनता है, अगर आधा केजी पानी से हम ज्यादा पानी इसमें डाल देंगे तो पानी वो बाहर निकल जाएगा। इसकी सीमा कितनी हो गई? आधा लीटर पानी को धारण करने की, ठीक ना। यहां पर एक एसी लगा हुआ है, एसी चल रहा है, मुझे पर्याप्त ठंडक है। ये एसी अभी जो है मैंने 20 नंबर पर इसे सेट किया हुआ है, मैं और कम कर दूं, 18, 17, 15 कर लूं, मुझे ठंड लगने लगेगी। मेरा शरीर उतनी अधिक तापमान को सहन नहीं कर पाएगा, ठंडक, उतनी अधिक ठंडक को सहन नहीं कर पाएगा। मैं तुरंत जाऊंगा, बंद कर दूंगा। अगर बंद नहीं करूंगा तो मेरे शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा, मेरे शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा, और शरीर के संतुलन बिगड़ेगा तो मैं बीमार पड़ूंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, मेरा बजट बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा? मेरा बजट बिगड़ जाएगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि जो सूर्य के द्वारा पृथ्वी को शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ऊर्जा मिलती है, यह पृथ्वी इस ऊर्जा को वापस भी करती है, यह पृथ्वी इस ऊर्जा को वापस भी करती है, और इस ऊर्जा को पृथ्वी वापस करती है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में लेती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में परावर्तित करती है या वापस करती है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में। अब बात यह है कि बजट में हम यही पढ़ते हैं कि कितना आया और कितना गया, इसी के लेखा जोखा को हम बजट कहते हैं। भारत सरकार या प्रत्येक राज्य सरकार अपने बजट को पारित करती है, बताती है कि इतनी मुझे आय की प्राप्ति हुई, कृषि क्षेत्र से राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां,
मुझे इतनी प्राप्त हुई और इतने इतने का मैंने अनुदान किया, इतना सर्व शिक्षा अभियान पर, इतना नमामि गंगे योजना में इतना हमने क्या किया, इतना हमने खर्च कर दिया। तो ये उसका क्या हो गया, बजट आया और गया, इसी को संतुलन स्थापित कर लिए तो अच्छा बजट, संतुलन को स्थापित नहीं कर पाए तो खराब बजट। तो अगर आपसे ऊष्मा बजट की सिंपल सी डेफिनेशन पूछी जाए तो सूर्य के द्वारा आने वाली ऊर्जा और पृथ्वी के द्वारा वापस देने वाली ऊर्जा के संतुलन को ही हम ऊष्मा बजट कहते हैं, या पृथ्वी के द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा और पृथ्वी के द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा के संतुलन को ऊष्मा बजट कहा जाता है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं, आराम से समझा भी सकते हैं। अब यहां पर एक मुद्दा उठता है कि ये जो शॉर्टवेव रेडिएशन है, ये जो पृथ्वी ऊर्जा को, तापमान को ग्रहण कर रही है, एक कितना ग्रहण कर रही है और एक कितना लौटा रही है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जितना ले उतना ही लौटा दे, जितना लेगी उतना ही लौटा देगी, ये तो संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो पृथ्वी पर कोई भी क्रियाकलाप संभव नहीं हो पाते। जो ये ऊष्मा बजट मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जी.टी. टिरवार्था, इनका मॉडल है। जी.टी. टिरवार्था मॉडल पर आधारित ये मैं ऊष्मा बजट आपको पढ़ा रहा हूं, और इन्होंने मानना है कि सूर्य के द्वारा जो सूर्य तप की प्राप्ति हो रही है, सूर्य के द्वारा जो सूर्य तप की प्राप्ति हो रही है, सूर्य तप की प्राप्ति अर्थात किस रूप में हो रही है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में हो रही है। इसको इन्होंने 100 इकाई मान लिया, 100 यूनिट मान लिया, 100 इकाई, 100% मान सकते हैं, 100 इकाई मान लिया। कितना यूनिट मान लिया इन्होंने, 100 इकाई मान लिया इसको। अब आइएगा, इस 100 इकाई अगर सूर्य के द्वारा प्राप्त होता है तो कितना जाता है, कितना बचता है, यही सारी चीजें हम लोगों को समझनी है, ठीक ना। यहां देखिएगा, ये इन्होंने माना है, ये प्रमाणित नहीं है, इन्होंने एक इस मॉडल को समझाने के लिए इसको मान लिया है ना, सपोज दैट कर लिया। सूर्य के द्वारा पृथ्वी की सतह पर, सूर्य के द्वारा पृथ्वी की सतह पर समस्त सौर ऊर्जा का 1/2 अरब भाग प्राप्त होता है। यानी जो भी सूर्य के पास ऊर्जा है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह का मतलब क्या है कि पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, तो वायुमंडल से इतर पृथ्वी की सतह पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो समस्त ऊर्जा का 1/2 अरब भाग होता है, 1/2 अरब भाग। और इसी 1/2 अरब भाग को जी.टी. टिरवार्था महोदय ने कितना इकाई मान लिया, इसको मान लिया इन्होंने 100 इकाई। कितना इकाई मान लिया इसको, इन्होंने मान लिया 100 इकाई। इन्होंने ऐसे समझाया कि मान लीजिएगा ये सन है, सूर्य है, ये सन है, और इसके द्वारा 100 यूनिट का प्रकाश आ रहा है, ऊर्जा आ रही है, तापमान आ रहा है। मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। शॉर्ट वेव रेडिएशन क्यों कह रहे हैं, जब भी गर्म वस्तु से ऊर्जा प्राप्त होगी वो लघु तरंग विकिरण के रूप में होगी, और जब भी ठंडे वस्तु से ऊष्मा का निष्कासन होगा वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में होगा। इन्होंने कहा कि यहां पर एक पृथ्वी है, इन्होंने कहा कि यहां पर एक क्या है, यहां पर एक अर्थ है, ERTH, और पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल पाया जाता है। सीधी सी बात है, तभी मानव जीवन संभव है। पृथ्वी के चारों ओर क्या पाया जाता है, वायुमंडल। इस वायुमंडल में धूल कण है, गैसें हैं, बादल है ना।
तो जो 100 इकाई ऊर्जा आती है, इन्होंने कहा इस 100 इकाई ऊर्जा में से, ये जो 100 इकाई ऊर्जा है इसमें से लगभग 2% या 2 इकाई या प्रतिशत कह दे रहे हैं, इसी को हम प्रतिशत भी बोल देंगे, लगभग 2% का धूलकण क्या कर देते हैं, परावर्तन कर देते हैं, मतलब लौटा देते हैं वापस। कितना, 2%। और जो ये बादल हैं, बादलों से लगभग 27% ऊर्जा का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। यहां पर भी परावर्तन हो रहा था, यहां पर भी परावर्तन हो रहा था। उसके बाद कुछ ऊर्जा ऐसी होती है जो धूलकण या फिर जो धूलकण है या फिर जो गैसें हैं, जो बादल हैं, उसको कुछ मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेते हैं या परावर्तित कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं या परावर्तित कर लेते हैं। तो यहां पर हम मान ले रहे हैं कि जो गैसें हैं, इन गैसों के द्वारा लगभग 6 इकाई का, इन गैसों के द्वारा लगभग 6 इकाई का क्या हो जाता है, 6 इकाई का गैसों के द्वारा परावर्तन। मैथमेटिक्स समझिएगा, कितना आ रहा था, 100 आ रहा था। 100 में से कितना चला गया परावर्तित होकर, 27 प्लस 2 और प्लस कितना, 6। अगर इसको ऐड करेंगे तो 27 और 2 कितना, 29, और 29 और 6 कितना होता है, तो 29 और 6 होता है 35। अगर 100 में से 35 चला गया तो ये कितना बचा, ये बच्चा 65। तो ये 65 इकाई जो है, 65 इकाई जो ऊर्जा है, ये कहां पर आएगी, ये पृथ्वी की सतह पर टकराएगी। कहां पर टकराएगी, ये पृथ्वी की सतह पर टकराएगी। देख, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैंने कहा कि जीटी त्रिपाठी महोदय ने कहा कि सूर्य की समस्त ऊर्जा का 1/2 अरब भाग पृथ्वी की सतह को प्राप्त होता है, और मैंने कहा कि इसको हम 100% मान सकते हैं। हमने कहा मान सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक ना, एक्चुअल नहीं है, हमने कहा मान सकते हैं। लेकिन जब हम इसको मानेंगे तो कुछ मात्रा में धूलकण है, गैस है, इनको कुछ मात्रा में एब्जॉर्ब भी करेंगे। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि बादलों के द्वारा 27% का परावर्तन हो गया, मतलब वापस लौटा दिया गया। तो क्या बादल समस्त ऊर्जा को परावर्तित कर देंगे, कुछ ऊर्जा को एब्जॉर्ब भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन महोदय साहब ने तो ऐसी ही बातें कही, और यही अभी तक प्रमाणित है, यही अभी तक प्रमाणित है, इसलिए आपको ऐसा ही अभी तक समझना है, ठीक है ना। तो 100% आ रहा था, 35% का परावर्तन हो गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सूर्य तप में, या जो ऊष्मा बजट है, ऊष्मा बजट में ऊर्जा का सर्वाधिक अंक नहीं पूछता है, वो आंकड़ा नहीं पूछता है। ऊष्मा बजट में सर्वाधिक ऊर्जा का परावर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, बादलों के द्वारा, गैस एवं गैस के द्वारा, धूल कणों के द्वारा, या फिर वायुमंडल में पाए जाने वाले अन्य पदार्थों के द्वारा। तो आपको याद रखना है बादलों के द्वारा होता है, क्योंकि बादल विशाल होते हैं, बादल विशाल होते हैं, विशाल क्षेत्रफल में वो फैले होते हैं, विशाल क्षेत्रफल में वो फैले होते हैं। इतनी बात समझ में आई, बोलिएगा, इतनी बात समझ में आई। केवल इसको आपको एक अवधारणा के रूप में इसे समझना है। अगर अवधारणा के रूप में से समझ लेंगे तो जो आगे आने वाले टॉपिक है वो आपको बहुत सिंपल हो जाएंगे, ठीक ना। अब देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप चाहें तो। अब ऊष्मा बजट में एक तो इनकमिंग होगा, तो धरातल को इनकमिंग कहां पर, इनकमिंग की बात कहां पर की जा रही है, सरफेस पर। किसकी सरफेस, तो सीधी सी बात है पृथ्वी की सरफेस पर। कितना आ रहा है, 65 इकाई, यही आ रहा है ना। अब इस 65 इकाई का हमें वर्गीकरण करना है कि 65 इकाई आएगा तो इसका कार्य क्या होगा। ये जो 65 इकाई आता है, ये जो 65 इकाई आ रहा है, समझिएगा अच्छे से, इस 65 इकाई का लगभग 18% भाग,
18% भाग को वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। परावर्तन हो गया वो तो अलग चीज है, परावर्तन हो गया वो तो अलग चीज है। परावर्तन के बाद अब वायुमंडल कुछ मात्रा में इसको एब्जॉर्ब भी करेगा। और अभी अभी मैंने कहा कि मान लिया है ये, तो वायुमंडल अगर कुछ परावर्तन कर रहा है तो कुछ ग्रहण भी तो करेगा। अब इस वायुमंडल में सब कुछ है, गैस है, धूलकण है, बादल है, सभी कुछ ही तो है। अब अगर 65 में से अगर आप 48 को माइनस करेंगे तो ये बच के आएगा बाबू लगभग 47। 8 और 7 15 और 4 1 5 5 1, ठीक है। 47% को कौन ग्रहण करता है? पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लस, और बताइए कौन कर सकता है? तो संपूर्ण अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो हर एक जगह धरातल थोड़ी है, धरातल के साथ साथ पृथ्वी की ऊपरी सतह, मैंने सतह नहीं लिखी, ऊपरी सतह लिखा। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर धरातल के साथ साथ सतह हो गई, यानी धरातल हो गया, स्थल मंडल हो गया, साथ ही साथ जलमंडल भी तो है। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह साथ ही साथ जलमंडल कितने प्रतिशत को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। 47% को ग्रहण करेगा। ए आ रहा है, ए आ रहा है। 18% भाग को वायुमंडल अवशोषित करेगा और 47% भाग को पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लस जलमंडल इसको क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा, यानी अवशोषित कर लेगा, है ना, अवशोषित करेगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन, यहां पर एक क्वेश्चन बना सकते हैं हम कि जो पृथ्वी पर ऊष्मा की, हालांकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, समझिएगा। जो पृथ्वी पर ऊष्मा के ग्रहण की वार्तालाप हो रही है, ये सारी प्रक्रिया हो रही है इनकमिंग की, तो पृथ्वी की सतह पर जो ऊष्मा ग्रहण होगी वो कब होगी? तो यह ऊष्मा ग्रहण जो होगी वो कब होगी? दिन के समय, है ना, पहला पॉइंट। कब होगी? दिन के समय। और दिन में भी कब? दोपहर के 2 से 4 बजे के समय। बोलिएगा, सही है ना? क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त, यानी जब सुबह होती है और जब शाम होती है, जब सूर्य की किरणें बहुत लघु होती हैं, उनमें उतनी अधिक मात्रा में तेज नहीं होता है जितना तेज दोपहरी के समय होता है। इसलिए दिन के समय तो होगा, ये जो एब्जॉर्ब कर रही है पृथ्वी उष्मा को, ये दिन के समय तो एब्जॉर्ब करेगी ही। और दिन के समय कब करेगी? दोपहर के 2 से 4 बजे के समय। इतने समय में पृथ्वी को सर्वाधिक मात्रा में ऊष्मा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ऊष्मा की या ऊर्जा की इस समय पृथ्वी को सर्वाधिक प्राप्ति होती है ना। आप कभी भी देख लीजिएगा, आप 10-11 बजे छत पर जाइएगा, आपको इतनी गर्म छत नहीं दिखाई देगी जितनी गर्म छत आपको 2 से 3 बजे के समय दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अधिक मात्रा में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं उस समय, और सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण ही सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होगी। और जब सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होगी तो पृथ्वी उतनी अधिक मात्रा में उसको क्या करेगी? ग्रहण करेगी। मात्रा बोल रहे हैं, है ना, उतनी अधिक मात्रा में पृथ्वी ग्रहण करेगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ये 2 पॉइंट के अलावा और कब पृथ्वी अधिक मात्रा में सूर्य ग्रहण, सूर्य तप को प्राप्त करती है? जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है। और पृथ्वी जब सूर्य के पास होती है, उस घटना को उपसौर कहा जाता है। उपसौर के समय, उपसौर जो है बाबू आपका वो 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप होती है, 3 जनवरी को। और पृथ्वी का सूर्य के सर्वाधिक समीप होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी सूर्य के समीप तब होती है, चूंकि क्यों होती है बताना चाहते हैं हम, क्योंकि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करती है, और दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में केंद्र से प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर नहीं होता है। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग, ए अगर केंद्र है तो यहां से बिंदु पास में है, ए बिंदु दूर है, ए बिंदु दूर है, ए बिंदु पास में है, ए और पास में है, ए और पास में है, ए और पास है, ए दूर है, ए दूर है ना। तो जब पृथ्वी बिल्कुल पास में आती है सूर्य के,
तो उसे हम उपसौर कहते हैं। घटना 3 जनवरी को होती है। और जब सूर्य से दूर जाती है तो ये घटना अपसौर कहलाती है, 4 जुलाई को होती है। तो ये 3 कंडीशन ऐसी बन सकती हैं जब पृथ्वी को अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब पृथ्वी को अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं आपको केवल ऊष्मा बजट नहीं, इसकी अवधारणाएं समझाना चाहता हूं। अगली बात को समझिएगा। अगली बात अगर हम बात करें तो हमेशा याद रखिएगा, स्थल जल्दी से गर्म होता है, स्थल जल्दी से गर्म होता है एवं जल्दी से ठंडा होता है। तो स्थल के गर्म या ठंडे होने में किसका योगदान है? यही जो 47% ऊर्जा आ रही है। और इसके विपरीत अगर हम जल की बात करते हैं, इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं जल की, कौन सा मार्क कर ले, जल, तो विपरीत हो जाएगा, देर से गर्म होगा एवं देर से ठंडा। देर से गर्म होगा एवं देर से ठंडा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल की पारदर्शिता होती है। जल पर जैसे ही ऊष्मा पड़ती है तो जल का जो भाग ऊपर होता है वो गर्म हो जाता है और गर्म भाग का वाष्पीकरण हो जाता है। गर्म भाग का वाष्पीकरण हो जाता है, तो जो भाग पानी गर्म हो गया वो उसका वाष्पीकरण हो गया, तो नीचे जो धारा, जो पानी शेष बचा वो कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। इसलिए मैंने कहा देर से गर्म होगा और देर से क्या होगा? ठंडा होगा। धीरे धीरे गर्म होता है, वाष्पीकरण हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा। अब देखिएगा, इस बात को आधार बना के हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर एक ग्लोब है तो इस ग्लोब पर एक विषुवत रेखा है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की अधिकता है। यहां पर स्थल खंडों की क्या है? अधिकता है। और यहां पर स्थल खंडों का अभाव है। तो स्थल जल्दी से गर्म होगा, जल्दी से गर्म होगा, जल्दी मात्रा में ठंडा भी होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश ऊर्जा का संचय होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश ऊर्जा का संचय नहीं होता है। ये आगे अभी सब चीजें समझ में आएंगी, जब पवन पढ़ाएंगे तब यही सारी चीजें पढ़नी होंगी आपको। क्योंकि जैसे धरातल गर्म होगा तो धरातल के गर्म होने पर लो प्रेशर बन जाएगा, और जैसे ही पानी ठंडा होगा तो हाई प्रेशर बन जाएगा। तो ठंडे और गर्म के कारण हाई प्रेशर और लो प्रेशर बन जाएंगे, और जिस कारण पवन जनरेट हो जाएगी। तो अगर स्थल खंडों की अधिकता उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? ऊष्मा का एब्जॉर्ब अधिक होगा और यहां पर कम होगा, यहां पर कम होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये सारे पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अब हम यहां पर समझते हैं। ये इनकमिंग की बात हो गई, ये जो बात है ये इनकमिंग हो गई। हमने बताया था कि ऊष्मा बजट में ना केवल इनकमिंग होती है, इनकमिंग के अलावा आउटगोइंग भी तो होती है। अब आउटगोइंग पे बात कर लीजिएगा आप कि आउटगोइंग कैसे होगी। 65 इकाई जो आया है, अब आउटगोइंग की बात करते हैं हम। आउटगोइंग, ठीक ना। अगर आउटगोइंग की बात करते हैं तो सबसे पहले लगभग 23% जो आई है धरातल पर, 23% वाष्पीकरण के द्वारा परावर्तित होता है। वाष्पीकरण, सीधी सी बात है, अगर धरातल पर ऊष्मा आएगी तो जब, जैसे हमने बताया ना, जलमंडल पर जैसे ग्रहण होगी तो इससे क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। और जब वाष्पीकरण होता है तो ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है ना। आप देखिएगा, आपके पास अगर एक गैस है, गैस तो होगी, गैस पर एक आप बर्तन रख दीजिएगा और उसके नीचे से टेम्परेचर दीजिएगा। जैसे ही पानी बॉयल होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, उससे भाप निकली, आप देखेंगे ऊर्जा का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। तो जो आउटगोइंग है, जो इनकमिंग है, ये 65 इकाई, इसमें से 23% का वाष्पीकरण के द्वारा क्या कर दिया जाता है? परावर्तन कर दिया जाता है। किसके द्वारा? 23% वाष्पीकरण के द्वारा परावर्तन किया जाता है।
उसके अलावा अगर बात करें तो 4% चालन के द्वारा, चालन हम आपको बताए हैं, ऊष्मा का कणों के माध्यम से स्थानांतरण को हम चालन कहते हैं। एक आपके पास बर्तन होगा, उसमें आप जब नीचे आग लगाएंगे तो ऊष्मा पहले नीचे वाले अणुओं के पास आएगी, फिर ऊष्मा का स्थानांतरण हो गया तो कणों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो जब आप ऊपर वाले भाग को पकड़ेंगे तो वो आपको गर्म दिखाई देते हैं। कितना हो गया? 4%। तो 23 और 4 कितना हो जाता है? तो 23 और 4 हो जाता है आपका 27, और लगभग लगभग 5 इकाई का या 5%, 5% विंडो रेडिएशन के माध्यम से। विंडो रेडिएशन, अब ये क्या है सर? विंडो रेडिएशन एक नया शब्द है। विंडो रेडिएशन हम इसको कह सकते हैं दूसरी भाषा में अन्य कारकों के माध्यम से। अन्य कारक, विंडो मतलब खिड़की होती है, तो पर्यावरण की कई सारी खिड़कियां हैं। वायुमंडल की जो आ रही है धरातल पर ऊर्जा आ रही है, पृथ्वी की कई सारी खिड़कियां हो सकती हैं, वो किसी न किसी रूप में ऊष्मा का स्थानांतरण कर देगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। एसी है, एसी हमने कमरे में लगाया है, ये ऊष्मा हमें दे रही है, एक कमरे को ठंडा कर रही है। खिड़की, अगर मैं यहाँ दरवाजा है, इस दरवाजे को या खिड़की को खोल दूं तो जितनी ऊर्जा आ रही है उस ऊर्जा का कुछ मात्रा में क्या हो जाएगा, यहाँ से वो वापस निकल जाएगी, यहाँ से उसका क्षय हो जाएगा, यहाँ से वो वापस निकल जाएगी या यहाँ से उसका क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो गया बाबू, मुझे आंकड़े याद नहीं है, 23 और 4 27, 27 और 5 तो होता है 32, है ना, 32, लगभग 15 इकाई। पृथ्वी के द्वारा रात्रि के समय, याद रखिएगा, पृथ्वी के द्वारा रात्रि के समय लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में परावर्तन होता है। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जब धरातल से परावर्तन होगा तभी पृथ्वी ठंडी होगी। दिन के समय में जब पृथ्वी ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती है तो पृथ्वी गर्म हो जाती है। किस रूप में ऊष्मा आती है दिन के समय में? शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। और जब पृथ्वी उस ऊर्जा को एक निश्चित समय तक, एक अवधि तक उसको ग्रहण करती है, और जब उसकी ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो ऊष्मा का जो वो क्या करती है, ट्रांसफर करने लगती है, परावर्तन करने लगती है। किस रूप में करती है? लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में करती है। अब देखिएगा यहाँ पर 23, 9 और 15 को इनको ऐड कर लीजिएगा, तो 9 और 5 14, और 14 और 9 और 5 14, 14 और 3 17, है ना, और 2 1 3, 3 1 4, 47। कितना लिया था पृथ्वी की सतह ने? 47% लिया था, और 47% क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। 47% लिया था और 47% इसने क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। यानी इस 47% की हमने बात की कि धरातल पर आएगा, जलमंडल के द्वारा बाष्पीकरण हो जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उष्मा बजट में जो सतह के द्वारा, पृथ्वी की सतह के द्वारा जो उष्मा का परावर्तन होता है वो किस माध्यम के द्वारा सर्वाधिक होता है? वाष्पीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्प। पृथ्वी ठंडी किन तरंगों के द्वारा होती है? लॉन्ग वेव रेडिएशन के द्वारा होती है, दीर्घ तरंग विकिरण के द्वारा होती है। ठीक ना? अब समझिएगा, एक डायग्राम में और बनाता हूं। मान लीजिएगा ए आपकी अर्थ है, ई ए, अर्थ की स्पेलिंग में बार बार भूल जा रहा हूं, EARTH, अर्थ। अर्थ से हमने आपसे कहा कि 5 इकाई, दिख रहा है ना ये वाला कलर, हाँ, 5 इकाई विंडो रेडिएशन के माध्यम से, 23 इकाई EBP लिख दे रहा हूं मैं, वाष्पीकरण के द्वारा, 15 इकाई किसके द्वारा? लॉन्ग वेव रेडिएशन के द्वारा, और 4 इकाई चालन के द्वारा, है ना, चालन के द्वारा इनका परावर्तन हो रहा है। तो ये अर्थ की सतह से जा रहे हैं, और जब ये अर्थ की सतह से जाएंगे तो ऊपर वायुमंडल मिलेगा। और अगर आप गौर से देखेंगे तो वायुमंडल कितने प्रतिशत को ग्रहण कर रहा था? तो वायुमंडल ये जो है ये 18% को, 18 इकाई को तो वायुमंडल के द्वारा ग्रहण कर लिया गया था। वायुमंडल द्वारा ग्रहण कर लिया था। ये टोटल कितना है? अब ये भी बताएं, 47 है।
तो ये 47% पृथ्वी की सतह से आएगा, और जब ये 47% पृथ्वी की सतह से आएगा तो ये कहां पर मिल जाएगा, ये वायुमंडल में आकर ये वायुमंडल में आकर मिल जाएगा। जब ये वायुमंडल में आकर मिल जाएगा तो अब 18 वायुमंडल का है जिसने ग्रहण किया था दिन के समय, और 47 से हो गया। आप इसको जोड़ लीजिएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 65, और 65% ये फिर बाह्य अंतरिक्ष में छोड़ देगी। और जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था कि मिटा दिए क्या, कि यहीं पर मैंने बताया था कि दोपहर के 2 से 4 के मध्य के बीच में सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से जो वायुमंडल के द्वारा और पृथ्वी की सतह के द्वारा जो सर्वाधिक मात्रा का किस रूप में, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जो परावर्तन होगा सतह से, वो कब होता है, तो रात्रि के 2 बजे से 6 बजे के मध्य, यानी रात्रि के 2 बजे से लेकर जब तक सूर्योदय की घटना नहीं हो जाती है, जब तक ये परावर्तन चलता रहता है। तो दिन के समय में आया, दिन के समय में आ गया, उसने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, रात के समय में वापस गया, टेम्परेचर को घटा दिया। तो इसी को, तापमान को संतुलित रखने की प्रक्रिया को ही जीटी त्रिपाठी महोदय ने एक नाम दे दिया, ऊष्मा बजट, इंग्लिश में हीट बजट या ऊष्मा संतुलन। और ये ऊष्मा संतुलन तभी संभव है, ये ऊष्मा संतुलन तभी संभव है जब आपको सूर्य तप पता हो कि सूर्य तप क्या है। तो सूर्य तप क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन का एक फॉर्म है जिसको हम इंग्लिश में इंसुलेशन कहते हैं। पृथ्वी की ओर आने वाला विकिरण किस रूप में आता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आता है। ठीक है, तो यहां पर ये टॉपिक खत्म हुआ। कल मिलेंगे आपसे, तो एल्बिडो आपको समझाएंगे कि एल्बिडो क्या होता है, बहुत छोटा सा है। तो एल्बिडो के साथ साथ वहां पर हम एक टॉपिक और साथ में लिख लेंगे, वायुदाब। तो एल्बिडो और वायुदाब कल का एक नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। 5 टॉपिक होने के बाद हम आपसे डाउट क्लास करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।